हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। होपफुली मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी आप लोगों के पास। और आज एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं मैं आप लोगों के पास, क्योंकि ये क्लास है एसएससी के एग्जाम्स यानी स्टेनोग्राफर 2025 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के सभी सवालों को लेकर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि एसएससी 2025 के एग्जाम्स में इनको पूछ चुका है। और एसएससी के तमाम एग्जाम्स के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड या इन्हीं के आसपास के सवाल एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। इन सवालों को हम पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनसे रिलेटेड कंटेंट और क्या बन सकता है एग्जाम के अंदर। ये सारी जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को इस एक वीडियो के अंदर। पहले सवाल को देखेंगे ध्यान से, उसके पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक सवाल पूछा गया है कि तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन यानी टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स को लेकर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की भूमिका, उसका रोल क्या था। पहले इस बात को समझे क्या होता है। देखो, हमारे पास अलग अलग तरह के मिशंस लाए गए। एक तरह से अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, वो फूड ग्रेन्स के लिए एक मिशन था जो 1960s में लाया गया था। इसी तरह व्हाइट रेवोल्यूशन हमारे पास आया, जो कि ऑपरेशन फ्लड कहलाता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, एक मिशन था। उसे इंक्रीज करने के लिए 1970s में लाया गया। इसी तरह से ऑयल सीड जो बेसिकली येलो रेवोल्यूशन का पार्ट है, इसके लिए एक मिशन लाया गया 1986 के अंदर, और बाद में ये मिशन पल्सिस और मेज में भी कन्वर्ट किया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि ऑयल सीड, जब हम तिलहन की बात करते हैं तो इसका मतलब जो एनडीडीबी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने उसे टू मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग के लिए चुना था। ये इसका राइट आंसर होगा। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों की बात नहीं थी, व्यापार नीति या दूध के बारे में इसमें बात नहीं की गई थी। अगला सवाल क्या कहता है, भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली बार बार पूछा जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, जो 1991 में लाई गई थी। और ये जो पॉलिसी लाई गई 91 के अंदर, इससे पहले की जो पॉलिसी हुआ करती थी एलक्यूपी, लाइसेंस, कोटा और परमिट पर बेस्ड होती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। और उसी के बाद भारत की जो तरक्की है वो शुरू हुई। भारत का जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हम बनानी शुरू करते हैं और आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का पार्ट है, वो इसी समय के बाद शुरू हुआ है। तो हम जानते हैं प्रमुख आर्थिक सुधार 91 में हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले सवाल में, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण कौन सा था। यानी ये सवाल पूछा गया, देखिए एग्जाम के अंदर हमारा, और हम जानते हैं जब हम 91 के अंदर आर्थिक सुधार कर रहे थे, एलपीजी लेकर आए थे, तो हमने वहां पर औद्योगिकीकरण को बढ़ाया था, हमारे सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट आया था, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हुआ था, फॉरेन ट्रेड बढ़ गया था। लेकिन एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होने लगा। एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी इसलिए कम होने लगी क्योंकि हमने उन चीजों की ओर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था जो कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र जो है, सरकारी जो व्यय होता है, सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं, उनमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि इसी का मतलब तो प्राइवेटाइजेशन से होता है। तो यहां पर हम इस बात को अगर देखें तो हम राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से ऐसा हुआ, तो कहेंगे 1965 से चल रहा था। ग्रेटर प्रोटेक्शन थ्रू हायर इंपोर्ट ड्यूटीज की बात करें 91 में खत्म हो गया था, ये इससे पहले हुआ करता था। लेकिन शिफ्ट टुवर्ड द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप, उन चीजों की फसल होने लगी अब सिर्फ जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप, और सरकारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने में प्रमुख कठिनाई क्या हो सकती है। देखो, एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की जाती है हर साल। अगर हम बात करें कि 2025 के अंदर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारी, उसके अंदर भारत की जो रैंक आती है वो 118 आती है। ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये एक संस्था का नाम है, यूएनओ से रिलेटेड, उसके द्वारा बनाई जाती है। लेकिन एक समस्या यह है, जब हम हैप्पीनेस का पैरामीटर बनाते हैं और कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, यह समस्या लगभग हर एक रिपोर्ट में आती है क्या,
कि हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे कि कौन कितना ज्यादा हैप्पी है। और यहाँ हैप्पीनेस का मतलब वो फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर, वो यहाँ पर इकोनॉमिक तौर पर, यहाँ पर वो वर्क प्लेस के रूप में, हर एक चीज में होना जरूरी है। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि सटीक रिकॉर्डिंग नहीं, हम रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं और व्यापार की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर। फाइनेंशियल रिसोर्स की एडवर्टाइजिंग का इश्यू हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से होगा नहीं। यहां पर यह कि सर्वेक्षण की विधियों में समानता, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अलग अलग देशों में सर्वेक्षण का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसमें समानता लेकर आना ये बहुत बड़ी कठिनाई है। और इसी कठिनाई के बारे में उसे पूछा है हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर। अगला सवाल क्या है, बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अब देखो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं बिम्स्टेक के बारे में, पहले आपको यह पता हो कि फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब किए जाते हैं इसका मतलब यह होता है कि हम जो प्रतिबंध लगाते हैं उन प्रतिबंध को कम किया जाए। जैसे नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साफ्टा भी है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसी तरीके से याद रखो बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस ढाका में है। और अगर ये 7 देश मिलकर जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, तो एफटीए वर्ड का मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो ये होगा कि इन पर जो लगने वाली पॉलिसीज हैं, इन पर जो लगने वाले बैरियर्स हैं, उनको हटाने का काम करना है, व्यापार बाधाओं को कम करना और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य होगा। अगला सवाल क्या कहता है, एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एसटी को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाई गई। देखो सरकार ने 2016 में 5 अप्रैल को एक योजना शुरू की थी और 5 अप्रैल की योजना में क्या था, सरकार ने यह कहा था कि बेसिक तौर पर जो ऐसे लोग हैं जो एससी और एसटी में से आते हैं उनमें से कोई एक और एक महिला, यानी कि हर एक बैंक की ब्रांच 2 लोगों को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन देगी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये जो योजना 5 अप्रैल 2016 को लाई गई, इसी योजना का नाम था स्टैंड अप इंडिया, जिसमें मैंने कहा एक एससी एसटी और एक महिला होनी आवश्यक है। यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं और सामने 3 जो पॉइंट दिए गए उनसे मैच करना है कौन किससे रिलेट करता है। लेकिन सवाल क्योंकि बड़ा है इसलिए एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में, आप जिसमें चाहें उसको देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगता है हिंदी बनाने में हो गई, इसकी नहीं बनी है, फिर भी हम इस सवाल को जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। देखो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी हम बात करते हैं कि डिमांड और प्राइस, जो डिमांड है जो प्राइस है, उन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करता है। मांग और कीमत में होने वाले विपरीत संबंध को जो बताया जाता है तो उसी को मांग का नियम कहते हैं। वैसे हम यहां पर कीमत बढ़ने पर नहीं, कीमत को स्थिर रखकर बात करते हैं, लेकिन यहां जो ऑप्शन दिएगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यह संभावना ज्यादा है कि कीमत और मांग के बीच विपरीत होगा। अगर हम बात करें घटते सीमांत उत्पाद का नियम, इसका मतलब यह होता है कि जो हम इंक्रीजिंग रिटर्न की बात करते हैं, इसमें क्या होगा कि हमारा उत्पादन बढ़ता है, लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न में उत्पादन जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है। यानी एक निश्चित बिंदु के बाद, ध्यान रखना है भाई, एक निश्चित बिंदु के बाद क्या होगा कि यहां पर सीमांत उत्पादन में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो सीमांत उत्पाद जो है वो गिरने लगता है और इसी को घटते सीमांत उत्पाद का नियम कहा जाता है। वेरिएबल प्रोपोर्शन के नियम में क्या होगा कि प्रोडक्शन का नियम है एक, और इसके अंदर 3 स्टेजेस हमारी होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, सीमांत उत्पाद बढ़ता है, दूसरी स्टेज में घटने लगता है और तीसरी स्टेज में वो नेगेटिव हो जाता है। यानी कि शुरुआत में वो बढ़ता है सीमांत उत्पाद और उसके बाद वो घटने लगता है। तो यहां पर बढ़ते हुए इनपुट के साथ साथ पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है, इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नाम दिया जाता है। अगर हम इन सबको मैच करने की कोशिश करें, ए के साथ 2, बी के साथ 1 और सी के साथ 3, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा इसके आंसर के लिए। देख लें भाई, चले। भारत में प्रबंधन शिक्षा मैनेजमेंट स्टडी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी। देखो याद रखो हमारे देश में जितने भी आईआईएम हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम कलकत्ता जो 1961 में बना सबसे पहले, तो हम जानते हैं आईआईटी हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान बनने शुरू हुए थे और आईआईएम हमारा तीसरा 5 ईयर प्लान हम कहते हैं 1961 में था 66 तक के लिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कलकत्ता में बना सबसे पहला,
तब से शुरुआत हुई यहां पर मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु के ज्यादा से ज्यादा यूनिट का उपभोग करता है, जैसे हम किसी प्रोडक्ट की मोर यूनिट यूज करते हैं, याद रखो, वैसे वैसे ही उससे मिलने वाली जो रिसीव करते हैं हम यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि जो हमारी हर एक यूनिट के साथ मिलने वाली यूटिलिटी है, वो पहले से कम होने लगती है, याद रखना। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास, वो डिक्रीज होने लगती है, और इसी को हम कहते हैं घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट, हर बार जो मिलेगी वो पहले से कम हो जाएगी, तो इसी को हमने कहा है कि वो घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम होगा। कृषि क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, यहां पर जो सवाल दिया गया है उसमें बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, लेकिन एक आंसर यह दिया है कि आप देखते हैं कि मोस्टली जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, वैसे यहां पर आंसर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, याद रखना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना और साथ में जो लोग हैं उसको ज्यादा इन्वॉल्व करना। लेकिन यहां बात सिर्फ इन्वॉल्वमेंट की हो रही है, उत्पादन को बढ़ाने या घटाने का जिक्र इस सवाल में नहीं है। कृषि क्षेत्र से अगर उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर अगर हमारे श्रमिक चले जाते हैं तो इससे इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है। और स्ट्रक्चर का मतलब, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो यहां पर अगर हम देखें इसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, जो हमारा ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था वो डाइवर्सिफाई होकर चला जाता है इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर की ओर, तो मेरे भाई याद रखो इसे ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी माना गया है। ये एक प्रक्रिया का पार्ट है, जो प्रक्रिया किसमें आती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ये औद्योगिकीकरण का ही एक चरण होता है बेसिकली, और इसीलिए आंसर यहां पर ए नहीं बल्कि सी माना गया था। निम्नलिखित में कौन सा 2024 तक महारत्न कंपनी नहीं है? देखो, हम कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं मोस्टली कि महारत्न और नवरत्न और साथ ही मिनी रत्न कंपनीज भी होती हैं, और इस समय 2024 में ही हो गई थी, 2025 में भी 14 कंपनियां ऐसी हैं जो कि महारत्ना कैटेगरी में आती हैं। अगर हम इन सारे नामों का जिक्र करें, नेशनल थर्मल पावर एनटीपीसी, तो ये महारत्ना है। ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी भी महारत्ना है। स्टील अथॉरिटी सेल भी महारत्ना है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये ना तो महारत्ना है और ना ही है नवरत्ना है। इन दोनों कैटेगरी में ही नहीं आती है कंपनी। इसका राइट आंसर होगा। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश को लेकर समिति ने क्या सिफारिश की थी? यानी जो समिति बनी थी 1991 के अंदर, जिसे हम नरसिम्हन कमेटी कहते हैं, जो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बनी। स्पेशली जब हमारे पास एलपीजी आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद हमारे बैंकिंग में भी रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई। एक्चुअली उससे पहले ही हमारे देश में बहुत सारे फॉरेन बैंक्स ऑपरेट किया करते थे, लेकिन यहां पर कमेटी ने यह कहा जो फॉरेन बैंक्स हैं हमारे, उन्हें हमें और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, उनको हमें और ज्यादा इंकरेज करना चाहिए ताकि वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाएं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को बढ़ाने पे सरकार को काम करना चाहिए। प्राइवेट को और सरकारी बैंकों की संख्या को कम करना, सीमित करने पर ध्यान देना चाहिए। तो आप देख रहे हो आज के समय जितने भी सरकारी बैंक्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है, उनको आपस में मर्ज कर दिया जाता है, उनको विलय कर दिया जाता है ताकि ये जो संख्या है वो कम हो जाए और इनकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाए सरकारी बैंकों की भी। तो यहां पर इंकरेज करना था फॉरेन बैंक्स को ताकि वो ऑपरेशंस को इंडिया में और ज्यादा बढ़ा सके। सवाल है, अर्थशास्त्र में अवसर लागत की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? जब हम बात अवसर लागत की करते हैं, देखो अवसर लागत क्या होती है? जब हमारे पास दो ऑल्टरनेट होते हैं और अगर हम किसी एक को चुनते हैं तो हमें दूसरे वाले ऑल्टरनेट को छोड़ना पड़ता है। वो जो सेकंड बेस्ट था, वो नेक्स्ट बेस्ट था, जो अगला वाला सर्वोत्तम था, जब उसे हम छोड़ देते हैं तो उसी को हमने अवसर लागत माना है। ये कोई एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, कोई मॉनेटरी कॉस्ट नहीं है, याद रखो, याद रखना। ये सबसे महंगे विकल्प की मौद्रिक लागत नहीं है, ये विकल्पों की लागत जिन्हें नहीं चुना गया। ये उन सभी विकल्पों की नहीं है, सिर्फ एक विकल्प की, कौन से वाले की? जो कि सर्वोत्तम था, सेकंड ऑल्टरनेट था, बेस्ट, उसे छोड़ देने की लागत है। भारत में हरित क्रांति का सर्वप्रथम लाभ किस राज्य को प्राप्त हुआ?
तो हम जानते हैं कि हरित क्रांति के विषय में कि इसकी शुरुआत हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई थी। 1965 के बाद जब ये शुरू हुई, सूखा पड़ा देश में, उसके बाद जरूरत पड़ी तो एम एस स्वामीनाथन इसके फादर रहे इंडिया के अंदर, नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में इसके फादर रहे हैं। और इसका सबसे ज्यादा लाभ आप कहेंगे वैसे तो यहां पर हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी दिया गया है, वैसे उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि इसका एक छोटा सा पार्ट था सिर्फ। हरियाणा और पंजाब दोनों अगर सही हो सकते हैं, लेकिन संभावना सबसे ज्यादा पंजाब के लिए होगी। तो हरित क्रांति का सर्वप्रथम या सबसे ज्यादा लाभ हरियाणा पंजाब को मिला। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या है, आपको बताना है। यहां जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा सही है या सही है, अगर हम उसकी बात करें तो क्या हो सकता है। देखो यहां पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें उसके बारे में याद रखना है। पहला सवाल ये कि ए बैंक्स मैन लाइबिलिटी इज द डिपॉजिट इट होल्ड। जो बैंक के पास लोगों ने जमा किया हुआ है पैसे को, वो उसके लिए एक लाइबिलिटी का काम करता है। तो ये बात सही है या गलत है, देखो मैं आपको समझाऊं कि जितना भी पैसा बैंक में रखा जाता है लोगों के द्वारा, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, ये बात सही है। और जो पैसा बैंक ने उधार दे रखा है लोगों को, वो बैंक के लिए एसेट्स का काम करता है, क्योंकि लोन जो बैंक ने दिया है वो एसेट होती है, और जिसने वो लोन लिया होता है उसके लिए लाइबिलिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है, बैंक का मुख्य दायित्व उसके द्वारा रखी गई जमा राशि है। और अगर हम खुले बाजार परिचालन की बात करें, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। और बैंक रेट का मतलब है जिस रेट पर आरबीआई किसी बैंक को उधार देता है लॉन्ग टर्म के लिए और विदाउट कोलेट्रल। फिलहाल यहां उस कंडीशन की बात नहीं की गई, लेकिन हां आरबीआई जब वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है तो उसके रेट को बैंक रेट भी कहते हैं, ये बात सही। अब देख रहे हैं, इसको देखकर ये लग सकता है कि एसएससी का सवाल है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये सवाल पूछा गया आपके पास, और इसीलिए कहते हैं कि तैयारी अगर जबरदस्त नहीं होगी तो फिर ऐसे सवाल नहीं हो सकते। तो इसके अंदर आपने कहा जी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये फिर वही सवाल कुछ है, तेल बीज प्रौद्योगिकी मिशन जो हमने कहा ऑयल सीड को लेकर 1986 में लाया गया, और 1986 का ये मिशन जिसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का भी एक रोल था। लेकिन अब आप जानते हो कि ये चाहे येलो रेवोल्यूशन ही क्यों ना हो, चाहे ये तिलहन से ही रिलेट क्यों ना करता हो, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिफेंस या कॉमर्स का पार्ट तो नहीं होगा। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मंत्रालय ही संभालेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात हो गई। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो लाया गया, उसका उद्देश्य क्या था। देखो जब इंसॉल्वेंसी वर्ड हम यूज करते हैं, इसका मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास या कंपनी के पास जितनी उसकी एसेट है उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। यानी कि अगर वो अपनी सारी एसेट को सेल करके भी अपनी लाइबिलिटी को पे करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो अनेबल है टू पे देयर ड्यूज, वो अपने सारे ड्यूज नहीं पे कर सकता। और जब इस बात को अथॉरिटी के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता और उसको ऑफिशियली डिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ ये अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उसी को बैंकक्रप्ट कहते हैं। इंसॉल्वेंसी की ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो होगी उसे बैंकरप्सी कहते हैं। तो ऐसा क्यों करा गया, आईबीसी लाया गया। देखो इससे पहले क्या था कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को लेकर बहुत सारे अलग अलग प्रोविजन थे, अलग अलग लॉज के अंदर, अलग अलग एक्ट्स के अंदर। तो यहां पर सरकार ने आईबीसी लाकर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है कि जो प्रोसेस है रिजॉल्विंग ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में आता है यानी इंसॉल्वेंट की परीक्षा, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, यह आपके इस कोड में लिखा गया था। समष्टि अर्थशास्त्र में पूंजी निर्माण किस प्रक्रिया को दर्शाता है। आप सोच के बताना कि पूंजी निर्माण होने का क्या मतलब है इनमें से। जब हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, देखिए जब हम ये कहते हैं ना कि जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, और उसके थ्रू हमारे प्रोडक्शन के बढ़ने पर, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर हमारी इनकम बढ़ती है और मनी बढ़ती है, तो हमारे पास जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। हमारी हर वो चीज जो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, जैसे हमारी कुछ कैपिटल गुड्स भी होती है हमारे पास, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, कैपिटल टर्नओवर्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। इन सभी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो कैपिटल, तो निवेश के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहा गया। अगला सवाल है, आरबीआई गवर्नरों को उनके कार्यकाल के सही
कर्व अनुसार लगाई, आपको बताना होगा। अब यहां पर आपको पता है कि आरबीआई के 26 गवर्नर है, जिसमें लेटेस्ट गवर्नर यानी 26 गवर्नर संजय मल्होत्रा बने 2014 में दिसंबर महीने में। यानी ये फोर्थ ऑप्शन तो हमें बिल्कुल पता है कि ये लास्ट में आएगा, और देखो इन्होंने हर एक ऑप्शन में इसको लास्ट में ही रखा है, तो इससे तो फिर बात बनेगी नहीं। अगर हम उर्जित पटेल की बात करें, आरबीआई के शक्तिकांता दास से पहले यानी कि 24वें गवर्नर थे। ऑब्वियस इनमें से बाकी कोई नाम नहीं आ सकता, तो नंबर 3 आना चाहिए उससे पहले। अगर क्रम की बात करें तो यानी ए और बी ऑप्शन तो गया, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अगर हम उससे पहले बात करें तो वाईवी रेड्डी और डी सुब्बाराव में, तो वाईवी रेड्डी पहले बने थे, डी सुब्बाराव उनके बाद बने थे। तो अगर हम कहें तो सर यही क्रम हमारा बिल्कुल सही क्रम है, 1 2 3 और 4। ये इसका राइट आंसर होगा कि डी सुब्बाराव, उसके बाद उर्जित पटेल और उसके बाद संजय मल्होत्रा बने। देख रहे हैं भाई सवालों का स्टैंडर्ड, यानी कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है। सवाल पूछा गया सेकेंड जनरेशन के जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स हम कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 91 में उसको फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स माना जाता है। और उसके बाद 96 से लेकर लगभग 2007 के करीब तक जो रिफॉर्म्स हमारे पास रहे वो सारे के सारे सेकेंड रिफॉर्म्स कहलाते हैं। 1996 से लेकर 2007 तक के जो रिफॉर्म्स है उसे हमने सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स का नाम दिया है। अब पहली बार के रिफॉर्म्स में आपने देखा है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने पे बात की गई, लेकिन उसके बाद के रिफॉर्म्स में कहा गया कि हमें इन्वेस्टमेंट का जो एनवायरनमेंट होता है, ताकि जहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए उसको बेहतर करना है। क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा, यानी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ रही है, तो उनको देखकर और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, इंकरेज करेंगे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए उस तरह का एक माहौल, उस तरह का एक वातावरण क्रिएट करना होगा। यह सेकेंड जनरेशनल रिफॉर्म्स में कहा गया था। यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे बड़ा इशू है देखो हमारे एग्जाम में, और यही सवाल अगला फिर से पूछा जा रहा है। यह सवाल भी हमारे पास उसी से रिलेट करता है। 1947 से लेकर 1990 तक जो हमने कहा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले वाला पार्ट था, जिसको लाइसेंस राज सिस्टम बोला जाता है। अगर आप इसको देखें ध्यान से, अब इसका हिंदी वर्जन यहां पर है हमारे पास कि 1947 से 90 के बीच में जो भारत ने विनियामक ढांचे को यहां पर लाइसेंस राज के रूप में बताया, वो क्या था। देखो मैंने आपको बताया इससे पहले लाइसेंस सिस्टम था, इससे पहले परमिट, और यहां कोटा सिस्टम हुआ करता था। तो इसीलिए अगर हम ये कहें तो इससे पहले हमारे पास हम कहेंगे कि प्रवेश में बाधाएं हुआ करती थी, लेकिन 91 के बाद इन बाधाओं को दूर कर दिया गया। तो नए व्यवसायों के प्रवेश में बाधाएं थी, नवाचार में बाधा हो सकती और अकुशलताएं पैदा हो सकती थी। यह इसका नकारात्मक परिणाम था। लेकिन सकारात्मक यह था कि इस प्रणाली के अंदर बेसिकली हम अपने घरेलू उद्योगों को यहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या कहता है, पीएम मित्र योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर केंद्रित है। देखो पीएम मित्र का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, यानी ये टेक्सटाइल से जुड़ा हमारे पास, और आप जानते हो टेक्सटाइल यानी कपड़े से रिलेट करता है, टेक्सटाइल रीजन अप्रैल से रिलेट करता है, और ये बात करता है टेक्सटाइल पार्क लगाने और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो बाकी पेट्रोलियम की बात नहीं करता, रेल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता, स्मार्ट क्लासरूम की बात नहीं करता। ये मित्र जो है इसमें टी फॉर टेक्सटाइल बस याद रखोगे आप तो क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जो दिया जाता है उसका लाभ क्या है। देखो जब भी किसी को भौगोलिक संकेतक दिया जाता है यानी जीआई टैग दिया जाता है, और इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया जाता है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो जीआई टैग को लेकर क्या इंपॉर्टेंट है भाई। तो जीआई टैग के बारे में देखो याद रखना, इससे क्या होता है कि जो जीआई टैग है ना वो स्पेसिफिकली पहचान दिलाता है, और जब वो पहचान दिलाता है किसी ट्रेडिशनल चीज को तो वहां के लोगों की इनकम राइज करती है, उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज करता है। तो यहां पर हम कौशल विकास की बात तो नहीं करते, अप्रतिबंधित प्रतिलिपि के बारे में बात नहीं करते। अगर हम क्वेश्चन को पढ़कर भी देखें तो यहां पर हमें समझ में आता है उनके पारंपरिक ज्ञान, क्योंकि वो जीआई टैग का मतलब वो स्पेसिफिक स्किल है वहां के लोगों की, वो उन्हीं का नॉलेज उन्हीं का ज्ञान है ट्रेडिशनली जो उन्होंने बचा कर रखा है, आज भी यूज कर रहे हैं, और उससे बूस्ट होती है वहां के रूरल लोगों की इनकम। निम्नलिखित में कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स के उपयोग का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है।
यानी जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, उनमें से क्या आपको लगता है कि इनमें से एक नहीं हो सकता? देखो, जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स होते हैं, हम ये मानकर चलते हैं वहां पर एजुकेशन पॉलिसीज बहुत अच्छी होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। हेल्थ केयर और साथ में सामाजिक सोशल सर्विसेज जो है हमारी, उनको भी बेहतर किया जाता है। लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ का हैप्पीनेस की इंडेक्स से कोई कनेक्शन नजर नहीं आता। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और हैप्पीनेस इंडेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, याद रखना। अगला सवाल क्या कहता है? वित्तीय स्थिरता को विनियमित करने के लिए 1991 के बाद बैंकिंग सुधारों में कौन सा महत्वपूर्ण विकास सामने आया? देखो, 1991 में मैंने कहा बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, और बैंकिंग रिफॉर्म्स में मैंने आपको 3 बातें बताई थी। क्या? कि सरकारी बैंकों जो है उनको कम कर दो, यहां पर जो प्राइवेट है उनको ज्यादा कर दो, और जो विदेशी बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं उनको इंकरेज करो और ज्यादा ऑपरेट करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, 91 में एक और काम था कि बैंकों के सुपरविजन के लिए एक बोर्ड बनाओ, ताकि बैंकों को सुपरवाइज किया जा सके और बैंकों को देखा जा सके कि कौन से बैंक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कौन से खराब स्थिति में है, ताकि उनको भी सही किया जा सके। तो 1994 के अंदर इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर एक बोर्ड बना दिया गया था, जिस बोर्ड का नाम BFS है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है। ये बैंकिंग स्थिरता की बात करें, बैंकिंग सुधारों की बात करें, तो उसके बाद 94 में ये लाया गया था, जिसे RBI ने ही स्टैब्लिश किया है, और इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है। चले अगले सवाल को देखें। 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के उद्देश्य क्या था? जब 1948 में एक औद्योगिक नीति लाई गई 1948 में, जो आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी, जो कि लेकर आए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 अप्रैल 1948 को। इसमें हमने टोटल 4 सेक्टर बनाए थे। यहां पर हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज होंगी, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होंगी, बेसिक इंडस्ट्रीज होंगी और अदर इंडस्ट्रीज होंगी। हमने यहां पर फॉरेन ट्रेड ऑपरेट की बात तो नहीं की थी, ये तो 91 में जाके हुई। हमने डेवलपिंग रूरल एरियाज की बात नहीं हो रही है, यहां पर प्राइवेटाइज करने की बात नहीं थी, यहां पर बात थी प्रमोट करना है पब्लिक सेक्टर को। याद रखो, सरकारी क्षेत्र को 91 से पहले जितनी भी पॉलिसीज हो चाहे हमारी, सभी का उद्देश्य ज्यादातर क्या था? पब्लिक सेक्टर, सरकारी क्षेत्र जो उसको प्रमोट करना, उसकी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना। यही इसका आंसर होगा। केनेजियन सिद्धांत के अनुसार मंदी के दौरान सरकार को आदर्श रूप से क्या करना चाहिए? यानी कीन्स की थ्योरी, कीन्स की पॉलिसी जो कहती है, कीन्स यानी इनका पूरा नाम है जॉन माइनार्ड कीन्स। इन्हीं को कई बार हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। और जब 1929 से लेकर 1936 के लगभग महामंदी आई पूरी दुनिया में, ग्रेट रिसेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो इन्होंने कहा था सरकार को खर्च को बढ़ाना चाहिए। सरकार का जितना ज्यादा खर्च होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और उस इनकम के बढ़ने से लोग अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे और इकोनॉमी को सही करेंगे। यानी इनका उद्देश्य यह था कि सरकार को अपने स्पेंडिंग को बढ़ाने चाहिए और अपने टैक्सेस जो लगाती है सरकार, उसको कम कर देने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। सवाल है 1991 से पहले भारत में औद्योगिक विकास पर लाइसेंस राज प्रणाली जो थी, उसका क्या उद्देश्य था? तो अभी हमने इस सवाल को कहा ही है, बिल्कुल वही सवाल लगभग कुछ और ऑप्शन के साथ दोबारा से पूछ लिया गया। 1947 से लेकर 1990 तक की बात हो रही है, लाइसेंस राज की बात हो रही है। इससे क्या हुआ? तो हमने कहा इससे बाधाएं, प्रवेश में बाधाएं, विस्तार में बाधाएं, नवाचार में बाधाएं और अकुशलता जो है उनको बढ़ावा मिला था। ये इसके अंदर था 91 से पहले। निम्नलिखित में कौन सा कथन सरकार की राजकोषीय नीति के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी है, जिसको जनरली हम बजट भी कहते हैं, तो ये जो बजट है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो क्या होगा बताएं। तो जब बात बजट की हो रही है, तो बजट के अंदर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट की बात तो नहीं होती है, यहां पर याद रखना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की बात जो होती है वो RBI की पॉलिसीज में होती है। बजट में हम बात इंटरनेशनल ट्रेड की तो नहीं करते हैं, याद रखो। बजट में हम बात डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक एक्टिविटी की कर सकते हैं, लेकिन हम बात शेयर बाजार की, स्टॉक मार्केट की तो नहीं करते। तो हम बात सरकार की स्पेंडिंग की, सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सेस की, और उनसे होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। सरकार के साथ सारी बातें होंगी फिस्कल पॉलिसी और बजट में। यानी कि किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी? हम जानते हैं 1872 में पहली जनगणना से लेकर 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई, और अब 2027-28 में जाकर 16वीं जनगणना पूरी होगी। लेकिन इसमें एक बार ऐसा हुआ है कि हमारी जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई। वो
11 से लेकर 1921 का समय था और यह समय, इस वर्ष 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और इसमें 0.31% हमारी पॉपुलेशन, लगभग 7 लाख आबादी कम हो गई थी 1911 की तुलना में, और ऐसा आज तक एक ही बार हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किस बात पे फोकस करता है? एस्पिरेशनल का मतलब ये होता है जो अच्छा बनने की ओर अग्रसर हैं, जो डेवलपमेंट को बढ़ाने की ओर जाते हैं, और एस्पिरेशनल कहलाते हैं। तो याद रखना, ऐसे जिले जो अभी विकसित तो नहीं है लेकिन विकास को बढ़ाते हैं, अविकसित जिलों में अगर विकास को बढ़ावा दिया जाए तो वह हम कहेंगे कि वो एस्पिरेशनल हैं, वो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं, वो वहां पर लगातार कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं यहां पर। तो इनहैंसिंग डेवलपमेंट्स इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो होगा, ये इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और उनमें से सही कथन को चुनकर बताएं। छठी योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आय में वृद्धि करना और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना था। तो यह बात बिल्कुल सही है। हम 6 ईयर प्लान पढ़ते हैं 1980 टू 1985, और उसमें हम ये पढ़ते हैं बिल्कुल यहां पर कि मॉडर्नाइजेशन जो था वो यहां सबसे मुख्य उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के में युद्ध हुआ। आप जानते हो 2 बार युद्ध भी हुआ है, 1962 में चीन से, 65 में पाकिस्तान से। रुपये का अवमूल्यन भी हुआ है, बिल्कुल 1966 के अंदर हम जानते हैं रुपये का अवमूल्यन किया गया था। और उसके बाद अगर हम खाद्य संकट की बात करें, जैसे विभिन्न कारणों के कारण ये विफल रही थी, तो बिल्कुल ये बात सही है। युद्ध, रुपये का डिवैल्यूएशन और फूड क्राइसिस, क्योंकि हमें पता उस समय सूखा पड़ गया था जिस कारण संकट पैदा हुआ, और ये बात भी सही नजर आती है बिल्कुल। तो ये दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, यहां पर याद रखना। ये सवाल का क्वालिटी आप देख सकते हो, इस सवाल को करना मतलब क्या आपके लिए प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ये सवाल वही है जो आप करते हो जनरली, बट इसको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया। 2 स्टेटमेंट है और दोनों करेक्ट है इसमें। नरसिम्हन समिति द्वितीय यानी कि 98 में, एक बार नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट बनी थी जो 91 में हमने पढ़ी अभी, और 98 में बनी से सेकंड बोलते, लेकिन दोनों थी हमारे सरकारी क्षेत्र जो बैंक हैं, हमारे बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए। तो अब यहां सवाल पूछा है कि उसमें क्या कहा गया था। तो इसने ये कहा था, सेकंड वाली कमेटी ने ये कहा था कि सरकारी बैंक्स जो हैं उनका आपस में मर्जर कर दो, समेकन कर दो, उनको कंसोलिडेट कर दो, उनकी संख्या को सीमित कर दो, उनकी संख्या को कम कर दो। और आप देखिए कि रिसेंटली अभी जितनी भी बार हम देखते हैं कि बैंक्स बंद हो रहे हैं, सरकारी बैंकों की संख्याओं में लगातार कमी होती चली जा रही है। जैसे 2020 में हुआ था, 2019 में हुआ, 2021 में, और इस तरीके से हर वर्ष लगभग हमें कुछ बैंकों का मर्जर होते हुए नजर आता है। तो यही हमारा सेकंड यानी नरसिम्हन कमेटी सेकंड के द्वारा किया गया सुझाव या सिफारिश थी। निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र में दुर्लभता को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, उसको दर्शाता है? दी दुर्लभता यानी कि स्केर्सिटी क्या होती है? जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और हमारी जो डिजायर, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो जब हम बात इस तरह से करें कि रिसोर्स लिमिटेड हो और वांट्स अनलिमिटेड हो, तो उसी को आप कहेंगे कि दुर्लभता है यानी कि स्केर्सिटी है। ये उसको सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। कम जीपीआई स्कोर क्या दर्शाता है? अब ये जीपीआई क्या है पहले आपको बता दूं, ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये शांति सूचकांक। और एक बात याद रखना, ये जो जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स बनाई जाती है, इस इंडेक्स को याद रखो 1 से लेकर 5 तक स्कोर है। जितना स्कोर छोटा है यानी जितना 1 के करीब है यानी लो है, वो देश उतना ही शांत है। जैसे दुनिया के सबसे शांत देशों में आइसलैंड आता है और सबसे अशांत देशों में अफगानिस्तान का नाम लिया जाता है। तो कई बार इस तरीके के देश हमें नजर आते हैं। तो यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी कि स्कोर का छोटा होना ये हायर लेवल ऑफ पीस को डिफाइन करता है। ये ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो गई। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है हमें 2 स्टेटमेंट में। 1956 की औद्योगिक नीति के तहत सभी प्रमुख उद्योगों को निजी क्षेत्र के प्रभुत्व की बात में बढ़ावा देने की कही गई। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है सर। 91 से पहले प्राइवेटाइजेशन की बात किसी पॉलिसी में नहीं हुई। 91 से पहले प्राइवेटाइजेशन की बात हुई नहीं किसी में।
91 के बाद हुई है सब कुछ। हाँ, सेकंड पढ़े अगर हम, औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। बिल्कुल देखो, 48 वाली पॉलिसी में 4 श्रेणियों में और 56 वाली पॉलिसी में 3 श्रेणियों में, ए, बी और सी कैटेगरी में। ए का मतलब सरकारी वाला, बी का मतलब जो कि सरकार के साथ प्राइवेट वाले मिलकर करेंगे, और तीसरे वाले यानी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें हमें कोई समस्या नजर नहीं आती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो यानी स्टेटमेंट 2, ओनली स्टेटमेंट 2, 1 और 2 बोथ करेक्ट नहीं है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और 2 इज करेक्ट। अगला सवाल है, एफआरबीएम अधिनियम के तहत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट का एक्ट है, 2003 में लाया गया, 2004 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था सरकारी खर्चों को कम करना और उसे कम करके सरकार का जो बजट घाटा है उसको भी कम करना। और इसीलिए हर साल ये कई सारी ऐसी रिपोर्ट है जो पेश की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उन्हीं में से एक रिपोर्ट है, एक फिस्कल पॉलिसी की स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में पेश करना ये जिम्मेदारी किसकी है? फाइनेंस मिनिस्टर की है। भाई ये काम, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना किसका है? ये काम फाइनेंस मिनिस्टर का है, और ये एफआरबीएम एक्ट के तहत वित्त मंत्री की भूमिका को भी दर्शाता है। यहां बात फॉरेन ट्रेड की नहीं है, बात डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की नहीं है, स्टॉक मार्केट की बात तो इसमें हो ही नहीं सकती। अगला सवाल पढ़ें, माल्थस की थ्योरी है, इंग्लिश में सवाल है, और यह सवाल हमारे पास हिंदी में है, इसी का वर्जन। ये माल्थस की थ्योरी क्या कहती है भाई? देखिए भाई, माल्थस पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरीज की बात करते हैं, और इन्होंने ये कहा है कि जो प्रोडक्शन होता है हमारा, फूड का प्रोडक्शन यानी अनाज उत्पादन है, वो हमारा अर्थमेटिक बढ़ता है, अंक गणितीय क्रम में बढ़ता है, जबकि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, और जनसंख्या को ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ने की बात की गई। तो देखो यहां पर इन्होंने बताया जनसंख्या जो है वो अंक गणितीय क्रम में बढ़ती है और खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितिक क्रम में बढ़ता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है सर, यह नहीं होगा। यहां पर कुछ और कहा गया होगा, तकनीकी उन्नति के साथ कृषि उत्पादन जनसंख्या की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है, तो कृषि उत्पादन ज्यादा तेज नहीं बढ़ता है, कृषि उत्पादन कम बढ़ता है। जनसंख्या पर स्वैच्छिक नियंत्रण प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अधिक प्रभावी है, यानी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में अगर जनसंख्या कम हो रही है, उसके मुकाबले अगर हम बात करें तो बाकी चीजों को कंपेयर करें तो हमें लगता है यह ज्यादा बेहतर है, या फिर खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच प्राकृतिक असंतुलन अपरिहार्य कठिनाइयों को जन्म देता है, जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाता। बिल्कुल, अगर आप इसको अंतर बढ़ता चला जाएगा, देखो यही तो बात वो कह रहे हैं ना, अगर हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा है ना थोड़ा सा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जनसंख्या कई गुना तेजी से बढ़ेगी, तो बाद में प्राकृतिक रूप से असंतुलन हो जाएगा, कठिनाइयां शुरू हो जाएंगी, भूखमरी की समस्या शुरू हो जाएगी। इस बात को इन्होंने डिफाइन करा, सबसे अच्छी तरीके से दर्शाया इस बात को माल्थस ने। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार फर्मों का उत्पादन के साधन प्रदान करते हैं और आय प्राप्त करते हैं, यदि परिवार की इस आय का कुछ भाग बचाते हैं। सवाल में इंपॉर्टेंट बात है कि परिवार अपनी आय का कुछ भाग बचाते हैं, मतलब कि बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। देखो इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि जब बचत की जाती है तो बचत करने से हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो हमारा कम होता चला जाता है, श्रिंक होता चला जाता है इकोनॉमी में, और ऐसे इकोनॉमी में जो सेविंग्स होंगी उनको लीकेजेस कहा जाता है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको इंजेक्ट कहते हैं, और जब हम सेविंग करते हैं तो उसे लीकेज कहते हैं। तो ये लीकेजेस का हिस्सा बनती है। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और दोनों 5 ईयर प्लान को लेकर हैं। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। तो देखो यहां पर एक बात याद रखनी है, ये जो सामाजिक न्याय की बात की गई ये 9th प्लान में थी, 97 से लेकर 2002 के प्लान में थी। और अगर हम बात करते हैं यहां पर पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित, तो यह बात बिल्कुल सही है कि हां पहली योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर थी, जिसका ड्राफ्ट के.एन. राज ने तैयार किया था। और ये जो प्लान हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वो गलत है बिल्कुल, तो हम कहेंगे ओनली स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, क्योंकि वो 9th प्लान में था। भारत में सुधारोत्तर
वैश्वीकरण रणनीति में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1995 की क्या भूमिका थी? अगर हम बात कर रहे हैं सुधार के बाद जो वैश्वीकरण था 1995 में हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए। वैसे तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना ही 1995 में 1 जनवरी को ही, और उसके मेंबर बनने से क्या हुआ, तो इंडिया जो ग्लोबल ट्रेड कर रहा था इससे पहले भी 91 से हम इसको बढ़ावा दे चुके थे। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में चला गया था वो अब बेहतर हो चुका था पहले से, और इसके साथ साथ भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो और बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया, क्योंकि विश्व व्यापार में अब उन सारे देशों के साथ हम व्यापार करने लगे जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए। तो हमारा उसके साथ मेंबर बनना ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके मेंबर बनने से क्या हुआ हमें फायदा, तो हमारा वैश्विक व्यापार जो है भारत का वो गहरा हो गया, ज्यादा हो गया, डीप हो गया, हाई हो गया। इनमें से कौन सा कर्व यू आकार का होता है? अब जब हम यू आकार की कर्व की बात करें, इस तरह का जो कर्व बने कोई यू आकार बनता है, देखो हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है। अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये हमेशा ऐसा बनता है, तो ये यू आकार नहीं है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये ऐसा बनता है, तो जी हाँ बिल्कुल यही है वो जो यू आकार का होगा। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसा ही होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वो हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा एक सीधी लाइन होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर यू आकार कर्व होगा। 1991 के बाद भारत के व्यापार नीति सुधारों ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को किस प्रकार प्रभावित किया? यानी हमारी इस क्लास में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो 91 से पहले हो या 91 के बाद हो, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। इन सारे सवालों से पता चल रहा है हमें, और ये 2025 में कराए गए एग्जाम में आप देखो तो इससे आपको एक बात और समझ में आने लगी है सर अब, कि अभी जो एग्जाम कराने वाली अथॉरिटी है वो क्योंकि अच्छे लेवल के एग्जाम करा रही है, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही है। यानी वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, इसके अंदर सवालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, उसी प्रकार के सवाल आगे बनने की संभावना भी है। तो 1991 के बाद अगर हम व्यापार नीति सुधारों की बात कर रहे हैं भाई, तो यहां पर आपको याद रखना, इससे हमने अपने जो टैरिफ होते हैं, जो टैक्सेस लगाए जाते थे उनको कम करना शुरू कर दिया, लाइसेंस की नीति को हटा दिया, उसी को हमने लिबरलाइजेशन करा। तो ड्यूटी कोटा बढ़ाया तो नहीं है, उसे कैपिटल से जोड़ा तो नहीं, बल्कि हमने कम जो है कर दिया है, टैरिफ को और लाइसेंस नीति को भी हटा दिया था। निम्नलिखित में कौन सा किसी देश में सुख मापने का एक लाभ हो सकता है? जब हम सुख मापने की बात करते हैं तो उसके एक लाभ के रूप में बात कर रहे हैं। यह हो सकता है किसके साथ, देखो याद रखो, यहां पर जो सवाल दिया गया उसको बहुत अच्छे से देखो। यहां पर हम उसके क्राइम रेट की बात करें वो बेहतर होगा, हम सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में सुधार होना बेहतर होगा क्या? आप कहोगे सर ये देखकर ही चल रहा है कि जहां पर नागरिकों का मानसिक और भावनात्मक, मेंटल और इमोशनल हर तरीके से वेलबींग हो जाए, उससे बेहतर सुख क्या होगा? ठीक है, तो ज्यादा बेहतर सुख वर्ड यही हो सकता है। हमारे पास कुछ कंपनीज के नाम दिए गए और सामने कुछ हमारे पास जो कंपनीज है वो दी गई है, यानी उनके स्टेटस को डिफाइन किया गया। लेकिन मैं बता दूं ये सवाल हमारा गलत है। अगर हम 2025 को टारगेट करके चले तो ये बिल्कुल गलत हो चुका है सवाल, लेकिन अगर 2024 को टारगेट करें तो शायद सही है। मैं आपको जवाब देके बताता हूं, जैसे कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है सेल, ये महारत्ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब जानते हैं कि यही आंसर होगा। और इस हिसाब से अगर आप चले तो एक ही क्वेश्चन ऑप्शन बन रहा है सर, वो एक ही ऑप्शन बन रहा है, वो कौन सा है कि ए के साथ 3 जो होगा वो महारत्न है। अब बी के साथ जो है वो ए होना चाहिए, तो आपने कहा MTNL बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर फिर गलत ये है मेरे भाई, ये जो ऑप्शन है यहाँ IRCTC, ये नवरत्ना में 25वें नंबर की कंपनी बन चुकी है। अब ये सवाल क्योंकि अगस्त में हुआ है, अपडेटेड आंसर नहीं है इसका, तो ये गलत होगा, लेकिन वो मान सकते हैं क्योंकि ये पहले से नवरत्ना है तो ये ठीक होगा। ये अभी अभी मिनी रत्ना से निकलकर नवरत्ना में गई है, अभी का मतलब काफी समय हो चुका है, इसे कुछ महीने हो चुके हैं, फिर भी हम इसको मान कर चलेंगे कि मिनी रत्ना के आधार पर चुना गया, और बाकी कॉम्बिनेशन यही कह रहे हैं हमारे, ये इसका राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक 2024 में आया है, इससे पहले 2023 में, यानी आता ही रहता है मानव विकास सूचकांक लगातार। अभी जो रिसेंट आया है 2025 में पब्लिश हुआ है, उसमें भारत की रैंक 130 आई है, जिसमें भारत का इंडेक्स वैल्यू 0.685 है। लेकिन यहां पर जब हम इसके सुरक्षा आयाम को, स्वास्थ्य आयाम को मापते हैं, यानी हेल्थ को देखते हैं, तो हेल्थ में क्या होगा, हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
यानी एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस समय उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होती है, जो अभी इंडिया में 72 ईयर्स हो चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया में 72 साल की एवरेज लाइफ है लोगों की, तो इसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, जो हेल्थ वाली कैटेगरी में यूज की जाती है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? और जैसे जैसे देश में आर्थिक विकास बढ़ता है, तरक्की बढ़ती है, इस क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है, जो विकास को डिफाइन करता है। तो आप जानते हैं कि सबसे कम जो है वो कृषि का योगदान है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान सर्विस का है। लगभग देश की आबादी की जीडीपी में 55% के करीब करीब सर्विस सेक्टर आती हैं, जबकि लगभग 15-16% के अकॉर्डिंग ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर आता है। अगला सवाल क्या कहता है? 1947 से 1990 की अवधि के दौरान भारत में व्यापार नीति मुख्यतः किस पर आधारित थी? फिर वही सवाल, 1943 से लेकर 1990, क्योंकि 91 पढ़ते तो 47 से 90 का पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे उसे। तो आपने कहा उस वाली पॉलिसी में यह था कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन को लेकर चलते थे, हम अपने आप को देखकर चलते थे, व्यापार नहीं करते थे, हम ग्लोबलाइज नहीं हुए थे उस समय तक, हम प्राइवेटाइज नहीं करते थे, लिबरलाइज नहीं करते थे, हमने इंपोर्ट को लिबरल नहीं बनाया था, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं हुए थे, हमने यहां फ्री ट्रेड नहीं किया था, हमने वहां प्रोटेक्शन को अपनाया था, हमने प्रोटेक्शन दिया था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को उस समय। यह 47 से लेकर 90 की कहानी है। एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित अदृश्य हाथ यानी कि इनविजिबल हैंड का कंसेप्ट जो है वो किसे रिलेट करता है? देखो यहां पर जो बात की गई है वो ये है कि बेसिक तौर पर इनविजिबल हैंड का मतलब दिख नहीं रहा, वो बाजार है। अगर मैं एक शब्द बोलूं कि वो बाजार है, और बाजार में होने वाला संतुलन जो उसको अपने आप कर रहा है, जो चीजें खुद हो रही है मार्केट में, सेल्फ क्रिएट हो रही हैं, सेल्फ इंटरेस्ट से हो रही हैं, वो मार्केट के द्वारा करना। वैसे भी एडम स्मिथ देखो पूंजीवाद के समर्थक, कैपिटलिज्म के सपोर्टर रहे, और कैपिटलिज्म इकोनॉमी मानती है कि मार्केट ओरिएंटेड होती है, एवरीथिंग इज डन बाय मार्केट, जो कि इनविजिबल है, उसी को इनविजिबल हैंड का नाम दिया गया। अगला सवाल क्या कहता है? भारत में 1947 से 1990 के बीच में फिर से जो लागू किए गए भूमि सुधार थे, उनमें क्या उद्देश्य था? चाहे भूमि सुधार हो या कोई सा भी सुधार हो, जो 47 से 90 के बीच में हुआ था, उन सुधारों में यह काम करना था कि कभी भी हो तो किसान, क्योंकि आप जानते हैं उससे पहले क्या आप कहोगे, जो हमारी बिखरी हुई जोतें थी, अलग अलग जगह पर थी, उनको एक जगह करना, कंसोलिडेट करने की बात की गई, जिसे चकबंदी का भी नाम दिया जाता है अमूमन। तो ये सब क्या था? किसानों के हितों की रक्षा करना, फार्मर्स जो हैं उनको, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और जो लैंड ओनरशिप है उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो था, संकेंद्रण था, उसको कम करना। सो बहुत सारी चीजों पे ध्यान दिया गया था। कुछ व्यक्ति के हाथ में सब कुछ करने की बात नहीं थी, नकदी फसलों की बात नहीं। भूमि सुधार का मतलब था छोटे किसानों के हितों की रक्षा करना। 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अकुशलता को संबोधित किया था कि सरकारी क्षेत्र जो है वो अकुशल है, और इसीलिए हमें क्या करना होगा? तो सरकारी क्षेत्र अकुशल है, इसलिए जो लाभ कमा सकते हैं प्राइवेट वाले सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण कर देना चाहिए। लाभ कमा सकते हैं लेकिन फिर भी निजीकरण कर देना चाहिए। यह बता रहा है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अकुशल हैं, लाभ कमा सकते हैं, लाभ कमा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं, उनको प्राइवेटाइज कर देना उनको और ज्यादा लाभान्वित बना सकता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। अगले सवाल को देखिएगा ध्यान से। स्वैच्छिक वाहन बेड़ा, ये थोड़ा सा अलग सवाल है। व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, ये थोड़ा अलग तरीके का एक क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हो भी सकता है या फिर ये मिसलेनियस में जा सकता है, इसे हम छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जॉन माइनार्ड की, जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, मंदी के दौरान उन्होंने क्या कहा था? सरकारी खर्च बढ़ाओ और जो टैक्सेस हैं उन्हें कम करो। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने पर उन्होंने ध्यान दिया था, सरकारी व्यय को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था जॉन माइनार्ड कीन्स का। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना, अब ये गति शक्ति की जो बात हो रही है ना, ये बात किससे रिलेट हो रही है सर? ये बात कनेक्टिविटी से जुड़ी हो रही है। जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, गति शक्ति है, इस गति शक्ति को प्रदान करना यानी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स की बात करिए गति शक्ति योजना के तहत। तो ऐसी सरकारी योजनाओं को भी आप अलग से पढ़ सकते हो। कई बार ये करंट अफेयर पर बेस्ड क्वेश्चन है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनसे रिलेटेड है।
FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो मैंने कहा 2003 में लाया गया एक्ट है, 2004 में एप्लीकेबल हुआ था। चलिए तो बताएं मुझे, तो आप कहेंगे बिल्कुल, जब ये 2004 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी खर्च कम हो, सरकारी उधार कम हो, घाटा कम हो। घाटा बढ़ाना तो नहीं था ना, निवेश को विनियमित करना भी नहीं था, प्रमोट नहीं करना, सरकारी उधार कम हो जाए, यानी घाटा कम होगा तो उधार कम हो जाएगा, इसको लेकर आया गया था। EODB यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये एक इंडेक्स हुआ करती थी जो 2020 में बंद कर दी गई, लेकिन इसमें एक वर्ड कहा गया था ईज ऑफ डूइंग, जो वर्ल्ड बैंक बनाता था। तो यहां पर एक वर्ड आया था कि विवादों को हल करने में जितना पैसा खर्च होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, और जो भी हमारे समय लगता है, इसे एक वर्ड दिया गया एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को लागू करना, उसका पालन करना। ये पालन करना जो वर्ड है, ये EODB यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स हमारी आती थी उसमें भी था, तो इसी को कहा गया। एक थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, तो यहां पर ईज ऑफ डूइंग, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा सारा का सारा फोकस एक्चुअली इस तरीके के सवाल यूपीएससी में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा उन चीजों पर देता है जो हमारे कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, जो एक्चुअली मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, अभी जो कुछ चल रहा होता है उसको फोकस कर रहा होता है। अब जैसे यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की बात की गई, फिर वही सवाल है 1956 में आपने क्या कहा होगा, तो मैंने आपको बताया कि 1956 में सरकारी हस्तक्षेप को कम नहीं करना था। आपने याद करा है कि सर इसमें 3 वर्ग बनाए गए थे, 3 वर्ग, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, यानी शेड्यूल ए बी सी। तो ये 3 वर्ग कौन से में बने थे? 56 वाले में। 4 किस में बने थे? 48 वाले में। तो 3 वर्गों में बांटा गया था, 3 अनुसूची, 3 शेड्यूल में बांटा गया था, सरकारी के लिए, उसके अलावा भारी उद्योगों के लिए, और साथ में प्राइवेट वालों के लिए। इस तरीके के 3 वर्ग जो बनाए गए ये 56 वाली पॉलिसी में थे, जहां पर लघु और बाकी चीजों पे ध्यान दिया गया था। लघु और कुटीर उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दिया, वो 77, वो 1977 वाले थे, जहां पर सरकारी हस्तक्षेप कम किया गया, वो 91 वाला 1991 वाले थे, और उसी में निजी क्षेत्र के बढ़ावे की भी बात की गई थी। यदि किसी देश की कंपनी बोर्ड में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने वाली नीति, तो ये GGGR में सुधार है। इस GGGR का क्या मतलब हो सकता है? अब यहां पर हमें ये बात याद रखनी है, ये GGGR का मतलब है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट पर बड़ा काम हो रहा है आजकल। जेंडर गैप रिपोर्ट आती है जिसमें अभी भारत की स्थिति, भारत की रैंक आई है रिसेंट में, और ये रैंक थोड़ी सी पीछे की तरफ गई है, 131 हो गई है भारत की रैंक। तो यहां पर हम बात उनकी शिक्षा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, हेल्थ और सर्वाइवल की बात करें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब देखो, जहां पर महिलाओं के समान और अनिवार्य की बात हो रही है भाई, उसके बारे में सोच के बताओ। तो यहां पर बात हो रही है इकोनॉमिक तौर पर उनके पार्टिसिपेशन करने की, इकोनॉमिक तौर पर पार्टिसिपेशन। PM मित्र योजना, मित्र मतलब टेक्सटाइल, कपड़े वाली, टेक्सटाइल वाली है। तो टेक्सटाइल वाली स्कीम क्या कहती है कि इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल टेक्सटाइल पार्क बनाने, जी ठीक है, चलो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको करती है, चलो ये भी मान लेते हैं कि ठीक है सर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करती है इसे। लेकिन अगला सवाल ये कहता है, अगला सवाल कि इसका काम है साइनर्जी को बढ़ाना, टेक्सटाइल जहां भी आएगा ये सारी की सारी बातें टेक्सटाइल से ही जुड़ी हैं सर। तो तालमेल को बढ़ावा देना, इसको कार्यान्वित करना के लिए। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना जो लाई गई, ये क्यों लाई गई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? देखो, जो आयुष्मान भारत है ना, ये इसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जो कि हमें मेडिकल कवर प्रोवाइड करती है, कैशलेस हमें मेडिकल स्कीम प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, क्लीन वाटर या फिर हाउसिंग फॉर ऑल। ये गरीबों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा सी योजना है, में 5 लाख रुपए एक परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस यानी हेल्थ कवर मिल जाता है। एक फैक्ट्री में 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी जाती है, और ये जो मशीनरी आपके पास है, इसको वर्ष के अंत में मूल्य ह्रास 5 लाख है। फर्म द्वारा किया गया शुद्ध निवेश कितना है? अब यहां बताओ आप मुझे कि मशीनरी है, देखो
लास्ट में एक फैक्ट्री का 50 लाख की मशीनरी खरीदी और वर्ष के अंत में, यानी होता ही है कहने का मतलब कि उस वर्ष उसने कितना निवेश किया होगा, उस वर्ष में उसने कितना निवेश किया। तो आपने कहा जी ये हमारा टोटल ग्रॉस हो गया, उसमें से डेप्रीसिएशन घटाएंगे तो नेट मिलेगा, यानी 50 में से 5 लाख घटाएंगे तो नेट मतलब 45 लाख आएगा। ये 45 लाख को हम शुद्ध मानेंगे। ये राष्ट्रीय आय में भी निकालते हैं हम इसी प्रकार से, ग्रॉस माइनस डेप करके। 1991 के बाद नीति सुधार, बात है बैंकिंग प्रणाली के सुधार आए और बैंकिंग स्पर्धा की बात की गई, तो क्या कहा गया उसमें? तो बैंकिंग प्रणाली में सुधार, उनकी दक्षता, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो बैंक से नहीं है, डीरेगुलेशन करने से नहीं होगा, लिमिटेड फॉरेन एंट्री की बात नहीं थी, बल्कि यहां पर CRAR और बाकी के नॉर्म्स को लागू करना, यानी CRAR का मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहते हैं इसे। हमें यहां पर जो BFS होता है ना, जो मैंने आपको बताया अभी, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, उससे रिलेटेड काम किया गया, बोर्ड बनाया गया, उनके लिए यहां पर रिजर्व का प्रोविजन किया गया, ये जोड़ा गया इसके अंदर सुधारों के बाद 91 के बाद CAR के रूप में। अगला सवाल थोड़ा बड़ा है तो 2 शीट में है। लाइसेंस राज को बताया फिर से उसने, ये सवाल हम कर चुके हैं। बाधाएं उत्पन्न करना, ये वही वाला सवाल है, इसका यही वाला आंसर है, बाधाएं उत्पन्न करना। ये फिर से पूछा, देखो एक ही सवाल एक ही वर्ष में ही एक ही टाइप के पेपर में फिर पूछ लिया गया। GNP की सही व्याख्या क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहली बात, ये प्रोडक्ट मतलब इनकम है, देश की ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है। तो याद रखना, नेशनल का मतलब होता है इनकम अर्न बाय इंडियंस एट होम एंड अब्रॉड। तो जितनी भी इनकम इंडियंस लोगों ने इंडिया में या अब्रॉड में कमाई हो, इनकम अर्न बाय रेजिडेंट विद इन इंडिया नहीं, विद इन इंडिया की बात नहीं होती, विद इन इंडिया डोमेस्टिक होता है। जितनी भी इनकम इंडियंस ने अपने देश में रहकर, अपने घर में रहकर, भारत में रहकर या भारत के बाहर रहकर भी कमाई, तो याद रखना वो सारी इनकम को नेशनल में लिया जाएगा, और जितनी इंडिया में रहकर कमाई जाती है वो सारी डोमेस्टिक का पार्ट होती है, तो ये नेशनल है। क्योंकि 47 से 90 के बीच जो व्यापार का प्रतिकोण था वो था घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, आयात को बढ़ना, ही वही था। विलासिता की वस्तु के बारे में ध्यान नहीं था। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना यह इंपॉर्टेंट था, क्योंकि घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान की गई 47 से लेकर 90 के बीच में। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, अब ये थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, और ये गलियारा जो है ये कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उत्तर दक्षिण का गलियारा है इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनल नॉर्थ से साउथ ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। मैरीटाइम की होगी, एक किस तरह की होगी, कुछ अलग प्रकार के सवालों से रिलेट करता है, जिसे इकोनॉमिक्स कैटेगरी में रख दिया गया है, लेकिन नहीं। IRDAI की प्रमुख भूमिका, इसका हैदराबाद में हेड ऑफिस है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां देश में हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनियों का हेड है, ये रेगुलेटर है इंश्योरेंस कंपनियों का, उनके हितों की रक्षा करना, बीमा धारकों के, इंश्योरेंस कंपनियों को नियंत्रण करना, इसका काम है। गैर शारीरिक तृतीयक व्यवसायों में शहरी लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी क्या परिलक्षित करती, क्या बताती है? देखो, गैर शारीरिक का मतलब होता है जहां पर हम मेंटली काम करते हैं, सर्विस सेक्टर, फिजिकली वर्क नहीं करते। और यहां पर नॉन मैनुअल का मतलब जो हो जाएगा वो क्योर हो जाएगा, जहां मशीन का, मशीनीकरण का ज्यादा यूज हो रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है सारा का सारा, ये बढ़ रहा है। इसका मतलब हम ये क्या मान के चलें, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। स्पाटियल लिटरेसी इनइक्वालिटी नहीं भाई, जेंडर्ड एजुकेशन, लिंग आधारित शिक्षा तक पहुंच हो रही है। एमर्जिंग सर्विस इकोनॉमी के रूप में जानेंगे, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में आंसर। देखो यहां पर हम ये माने कि जितना हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम उतना एमर्ज हो रहे हैं। या लिंग आधारित तो नहीं कि लड़के को शिक्षा मिलेगी लड़की को शिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं हुआ यहां पर, बल्कि हम कहेंगे हम एमर्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। फिर 47 से लेकर 90, 47 से लेकर 90 और 91, ये सवाल है जो बार बार पूछे गए। तो यहां पर क्या था, सरकारी क्षेत्र को औद्योगिकीकरण की बात नहीं की गई, संतुलित विकास की रणनीतिक उद्योगों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र को ही सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना गया बार बार। तो बार बार किसको इंपॉर्टेंस दी गई, सरकारी क्षेत्र को। 1991 के बाद राजकोषीय अनुशासन सुधारों ने
केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को परिभाषित किया और केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध में क्या आया। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो यहां पर हम बात फाइनेंशियल रिलेशंस की कर रहे हैं ना, उसमें यह कहा कि राज्यों को भी अपनी कर नीति बनाना और राज्यों को भी अपने लक्ष्यों को, देखो यहां पर एक बात और कही गई, वो बात यह थी कि सर राज्यों को भी अपने ना फिस्कल डेफिसिट के टारगेट, जैसे आज के समय यह कहता है 3.5% फिस्कल डेफिसिट जो राज्य का होता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो राज्य को अपने फिस्कल टारगेट को रखना है और राज्य का 3.5% से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। हर एक राज्य की बात है। कौन सी योजना किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है? वार्षिक, साल में क्या प्रदान करती है? तो आपको पता है पीएम किसान योजना है। और पीएम की किसान योजना क्या है कि भाई इसमें आपको एक साल के 6,000 रुपए, पीएम किसान का मतलब किसान सम्मान मान निधि जो योजना लेकर आई गई थी वही वाली योजना है जिसमें साल के 6,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए की। भारत में व्यापार नीति सुधार में आया तो निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाना शामिल था। जब हमने व्यापार नीति में सुधार किए तो हमने उस पर लगे हुए जो प्रतिबंध थे वो हटा दिए थे। तो आप कहेंगे जी हां बिल्कुल, प्रतिबंधों को तो हटाया ही जाएगा। और दूसरा यह कि व्यापार नीति में घरेलू निर्माताओं को समर्थन देने के लिए आयात लाइसेंसिंग में वृद्धि कर दी। कैसे उल्टी बात कर दी इन्होंने यहां कि सर एक बात कह रहे हैं कि इन्होंने प्रतिबंध हटाए और दूसरी तरफ कह रहे हैं लाइसेंस में वृद्धि करके प्रतिबंध लगाए। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो हटाए या तो लगाए, कोई एक काम होगा। तो वो एक काम यह था कि 91 में सुधार हुए और व्यापार नीति से लगे प्रतिबंध हटाए गए। अर्थशास्त्र में क्या उत्पादन किया जाए का निर्णय क्या दर्शाता है? यानी हम क्या उत्पादन करें, इसका मतलब हम चॉइस करते हैं कि हमारे पास किस चीज का प्रोडक्शन होगा। तो ये चूजिंग बिटवीन कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स की बात करें, टैक्सेस और गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात तो नहीं हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, ये तक किसके लिए करें, मेथड होता है कैसे करें। और मेरे भाई याद रखना यहां जो सवाल है वो सवाल क्या है कि हम कौन सी वस्तु करें, किस वस्तु का करें। याद रखो वो वस्तु कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स में आती है। प्रवासन यानी माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना इंसान का आर्थिक तौर पर यह चुनौती माना जाता है, विशेष रूप से अकुशल ग्रामीण प्रवासियों के संबंध में। अगर हम बात करें, जब हमारे अकुशल अनस्किल्ड यानी लेबर क्लास लोग चले जाते हैं तो इससे क्या होता है, उसका जो भी माइग्रेंट लेबर्स होती हैं आई, उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार मिलता है लेकिन उनका साथ में एक्सप्लोटेशन भी होता है। उनका एक्सप्लोटेशन भी होता है और उनको रोजगार मिलता है, वो भी अनौपचारिक क्षेत्र यानी अनऑफिशियल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आंगनवाड़ी और पोषण योजना लाई गई 2.0। आंगनवाड़ियों को बेहतर करने, जो प्रारंभिक तौर पर बाल अवस्था होती है उनमें देखभाल करने। आंगनवाड़ी का काम बाकी तो यही होता है ना, छोटे बच्चों की देखभाल करने से रिलेट करता है। अब बताओ भाई अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी 1950 से 1990, इस बार 47 को 50 करके बोल दिया, फर्क नहीं पड़ता 47 से 90 कह लो या 50 से 90 कह लो, रहेगा 90 से पहले ही। उसमें हमने प्रोटेक्टेड मार्केट बनाई थी, हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पे नहीं किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर की उपेक्षा नहीं बल्कि प्रोटेक्टेड मार्केट लेकर आए हम उसमें। याद रखना भारत में रेपो दर का क्या अर्थ है, तो रेपो दर, रेपो क्यों लाई जाती है, रेपो दर क्यों आती है, तो रेपो दर लाई जाती है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं उसी को हमने रेपो रेट। ये वो सभी सवाल है जो हमारे पास स्टेनोग्राफर में 2025 के एग्जाम में एसएससी में पूछे गए। और इससे हमें यह पता चला कि जो भी एग्जाम हमारे हो एसएससी बेस्ड, जब ये हमारे पास जो टेंडर वेंडर जो इसको करा रहा है, जिसके पास ये टेंडर एग्जाम कराने का है, तो इसकी जो अप्रोच है वो कैसी है। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये बहुत ज्यादा जीके बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्वालिटी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा यूपीएससी टच देने की कोशिश कर रहा है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये पढ़ाने वाले
भी जरूरी होने चाहिए कि वो उस लेवल की नॉलेज रखते हो जो आपको समझा सके, बता सके कि ये इस पॉलिसी किस तरह से काम करती है। और इस तरह की पॉलिसीज को अगर आपने ध्यान दिया तो ये ऑब्वियस है आपके हर एक एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। आने वाले एग्जाम्स को लेकर भी आप इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को देख कर जाना जरूरी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।